हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने परिवार समाधान स्टडी पर। तो नीट पीएनएसटी की बेहतरीन तैयारी के लिए हम आपके साथ बने हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप भी हमारा साथ बिल्कुल ना छोड़ें और देखते रहे समाधान स्टडी क्लासेस। बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। जूलॉजी बॉटनी मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे नए बच्चे भी जुड़ सके। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ई कोलाई में लैक्टोज उपापचय के दौरान दमन कारक जुड़ता है। जो ई कोलाई है उसमें लैक्टोज उपापचय के दौरान दमनकारी कारक जो है वह जुड़ता है। ए रेगुलेटर जीन से, बी ऑपरेटर जीन से, सी संरचनात्मक जीन से, डी प्रोमोटर जीन से। रेगुलेटर जीन से, ऑपरेटर जीन से, संरचनात्मक जीन से, प्रोमोटर जीन से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, बी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑपरेटर जीन है उससे ई कोलाई में लैक्टोज उपापचय के दौरान दमन कारक जुड़ता है, ऑपरेटर जीन से। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 64 कोडानों में से 61 कोडान 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए कूट बनाते हैं, इसे कहते हैं। जो 64 कोडान 61 कोडान में से जो 61 कोडान है वह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कूट बनाते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? ए आनुवंशिक कूट की अपहास्यता, बी जीन की ओवरलैपिंग, सी कोडान की बोबलिंग, डी कोडानों की सार्वत्रिकता। आनुवंशिक कूट की अपहास्यता, जीन की ओवरलैपिंग, कोडान की बोबलिंग, कोडानों की सार्वत्रिकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। ए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ए आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर किया है आपने। आनुवंशिक कूट की अपहास्यता जो है इसे कहते हैं। जो 64 कोडान में से 61 कोडान 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए कूट बनाएंगे तो वह आनुवंशिक कूट की अपहास्यता कहलाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जेकब व मोनार्ड ने ई कोलाई में लैक्टोज उपापचय का अध्ययन कर ओपेरॉन परिकल्पना प्रस्तुत की। जैकब व मोनार्ड ने ई कोलाई में लैक्टोज उपापचय का अध्ययन कर ओपेरॉन परिकल्पना प्रस्तुत की। ओपेरॉन परिकल्पना निम्न में से किसके ऊपर लागू होती है? यहाँ पूछा गया है कि जो किस चीज़ है या कौन से इस पर यह लागू होती है ओपेरॉन परिकल्पना। तो ओपेरॉन परिकल्पना प्रस्तुत किसने की है? जैकब व मोनार्ड ने। ए सभी प्रोकैरियोट्स पर, बी सभी प्रोकैरियोट्स व कुछ यूकैरियोट्स पर, सी सभी प्रोकैरियोट्स व सभी यूकैरियोट्स पर, डी सभी प्रोकैरियोट्स व सब कुछ प्रोटोजोअन्स पर। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। बी जो है सभी प्रोकैरियोट्स व कुछ यूकैरियोट्स पर जो है ओपेरॉन परिकल्पना निम्न में से किस पर लागू होती है? तो सभी प्रोकैरियोट्स और कुछ यूकैरियोट्स पर जो है यह लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवाणु पर सर्वप्रथम रूपांतरण प्रयोग किए गए? किस जीवाणु पर सर्वप्रथम रूपांतरण प्रयोग किए गए? ई कोलाई, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, साल्मोनेला, पास्टेयुरेला पेस्टिस। वो पास्चुरेला पेस्टिस है, यहाँ यूरेला हो गया है, वो पास्चुरेला पेस्टिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, डिप्लोकोकस निमोनिया वायरस। किस जीवाणु का सर्वप्रथम रूपांतरण प्रयोग किया गया था? तो जो डिप्लोकोकस निमोनिया है, निमोनियाई, इसका जो जीवाणु जो है ये इसका सर्वप्रथम रूपांतरण प्रयोग किया गया था। निमोनिया का जो है ये जीवाणु होगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, यदि डीएनए में थायमीन की प्रतिशत 20% हो
तो गुआनिन की प्रतिशतता होगी। डीएनए में थायमिन जो है हमारा वह 20% बता रहा है, तो हमें गुआनिन का परसेंट बताना है। ए 20%, बी 40%, सी 30%, डी 60%। 20%, 40%, 30%, 60%। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर डीएनए में थायमिन 20% है तो गुआनिन हमारा 30% होगा। ठीक है। नेक्स्ट है एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए जिसे कहते हैं के एक्सान भाग में कूट होते हैं। एमआरएनए के एक्सान भाग में कूट होते हैं। प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, फास्फोलिपिड के लिए। प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, फास्फोलिपिड के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोटीन के लिए है वो कूट इसमें होते हैं। एमआरएनए के एक्सॉन में जो कोट होते हैं वह प्रोटीन के लिए होते हैं। क्वेश्चन है आरएनए में टूटने के पश्चात निम्न में से कौन एक्सॉन खंड से जुड़ता है। आरएनए में टूटने के पश्चात निम्न में से कौन एक्सॉन खंड में से जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज, आरएनए लाइगेज, आरएनए प्रोटियोजेज। पॉलीमरेज, प्राइमेज, लाइगेज, प्रोटियोजेज। राइट आंसर ऑप्शन सी। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आरएनए जो लाइगेज है, लाइगेज जो है हमारा आरएनए लाइगेज, आरएनए में टूटने के पश्चात निम्न से कौन सा एक्सॉन, तो आरएनए लाइगेज खंड, जो आरएनए लाइगेज है वो एक्सॉन खंड से जुड़ता है। नेक्स्ट है 3 जीन ए बी सी है। इनमें विनिमय ए बी के बीच 20%, बी सी के बीच 28% तथा ए व सी के बीच 8% है। इन जीनों की गुणसूत्र पर श्रृंखला है बी सी, बी ए सी, ए बी सी, ए सी बी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए हमारा करेक्ट। बी ए सी जो है इनमें गुणसूत्र पर श्रृंखला, जो जीनों की गुणसूत्र पर श्रृंखला होगी बी ए सी, मतलब पहले 28, फिर 20, फिर 8। नेक्स्ट है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में परिवर्तन कहलाता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में परिवर्तन कहलाता है म्यूटाजन, उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजन, अनुवादन या स्थानांतरण। म्यूटाजन, उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजन, अनुवादन या स्थानांतरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी उत्परिवर्तन जो है वह कहलाता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित जोड़ा है। डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र, हसिया का रुधिराणु अरक्ता एक्स गुणसूत्र, हीमोफीलिया वाई गुणसूत्र, पार्किंसन बीमारी एक्स व वाई गुणसूत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र, जो डाउन सिंड्रोम है वह 21वां गुणसूत्र से रिलेटेड है। सुमेलित जोड़ा सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लिंग संलग्न रोग का उदाहरण है। लिंग संलग्न रोग का उदाहरण एड्स, वर्णांधता, सिफिलिस या सुजाक, गोनोरिया। एड्स, वर्णांधता, सिफिलिस या सुजाक, गोनोरिया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्णांधता जो है वह लिंग संलग्न रोग का उदाहरण है। जो लिंग संलग्न रोग है उसका उदाहरण वर्णांधता है। ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी साथी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए देखते क्वेश्चन। एक जीन को प्रभावी कहा जाता है यदि, एक जीन को प्रभावी कहा जाता है यदि
यह अपना प्रभाव केवल समयुग्मजी अवस्था में दिखाता है। यह अपना प्रभाव केवल विषमयुग्मजी अवस्था में दिखाता है। यह अपना प्रभाव समयुग्मजी व विषमयुग्मजी दोनों अवस्था में दिखाता है। यह किसी भी अवस्था में अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। जो प्रभावी जीन है, एक प्रभावी जीन को क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। यह अपना प्रभाव जो है समयुग्मजी व विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में दिखाता है। एक जीन को प्रभावी कहा जाएगा। नेक्स्ट है, एक रोगी पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता है। रोगी पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता है। उनके 3 लड़कियां व 5 पुत्र होते हैं। 3 लड़कियां 5 पुत्र होते हैं। सभी पुत्रियां रोगग्रस्त व लड़के सामान्य थे। इस रोग का जीन है। सभी पुत्रियां जो थी, उनकी लड़कियां जो थी वह रोगग्रस्त थी और जो लड़के थे उन्हें कोई भी रोग नहीं है। तो इस रोग का जीन क्या होगा? ए लिंग संलग्न प्रभावी, बी लिंग संलग्न अप्रभावी, सी लिंग संलग्न गुण, डी दैहिक प्रभावी। दैहिक प्रभावी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लिंग संलग्न प्रभावी जो है, इस रोग का जीन जो है लिंग संलग्न प्रभावी होगा। नेक्स्ट है, जीनों का स्वतंत्र अपव्यय नहीं होगा यदि। जीनों का स्वतंत्र अपव्यय नहीं होगा यदि जीन समांगी गुणसूत्रों पर स्थित हो, जीन संलग्न हो व समान गुणसूत्रों पर स्थित हो, जीन असमांगी गुणसूत्रों पर स्थित हो, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो जीन का स्वतंत्र अपव्यय नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब जीन समांगी गुणसूत्र पर स्थित होगा, फिर जीन संलग्न हो वह समान गुणसूत्रों पर भी स्थित होगा, और जो जीन्स है वह असमांगी गुणसूत्रों पर स्थित होगा। समांगी पर भी स्थित होगा, असमांगी पर भी स्थित होगा, और संलग्न हो वह समान गुणसूत्रों पर भी वह स्थित होगा। तब जीनों का स्वतंत्र अपव्यय नहीं होगा। उपरोक्त सभी, डी इज राइट आंसर। वह घटना जिसमें प्रभावी व अप्रभावी या सुप्त एलील्स स्वयं को एक साथ अभिव्यक्त करते हैं कहलाती है। वह घटना जिसमें प्रभावी व अप्रभावी सुप्त एलील्स स्वयं को एक साथ अभिव्यक्त करते हैं कहलाती है। सहप्रभाविता, प्रभाविता, उभय प्रभाविता, कूट प्रभाविता। सहप्रभाविता, प्रभाविता, उभय प्रभाविता, कूट प्रभाविता। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। सहप्रभाविता जो है वह घटना, सहप्रभाविता जिसमें प्रभावी व अप्रभावी सुप्त एलील्स स्वयं को एक साथ अभिव्यक्त करते हैं, सहप्रभाविता कहलाती है। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नॉन एलिलिक जीन्स जो एक साथ होने पर नया दर्श रूप उत्पन्न करते हैं परंतु स्वतंत्र रूप से ऐसा करने में असमर्थ होते हैं कहलाते हैं। 2 नॉन एलिलिक जीन्स जो एक साथ होने पर नया दर्श रूप उत्पन्न करते हैं परंतु स्वतंत्र रूप में ऐसे करने से असमर्थ होते हैं कहलाते हैं। एपिस्टेटिस, स्टेसिस, प्रबलता, बहुजीन, अपूरक जीन, पूरक जीन। एपिस्टेसिस, प्रबलता, बहुजीन, अपूरक जीन, पूरक जीन। राइट आंसर ऑप्शन डी, पूरक जीन कहलाएंगे। 2 नॉन एलिलिक जीन्स जो साथ होने पर नया दर्श रूप उत्पन्न करते हैं परंतु स्वतंत्र रूप में ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, पूरक जीन कहलाते हैं। पूरक जीन कहलाते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रक में आरएनए निर्माण के लिए कितने प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है? केंद्रक में आरएनए निर्माण के लिए
कितने प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। केंद्रक में आरएनए निर्माण के लिए 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में अनुवादन आरंभ के दौरान जीटीपी अणु की आवश्यकता होती है। प्रोकैरियोट्स में अनुवादन आरंभ के दौरान जीटीपी अणु की आवश्यकता होती है। 50 सब यूनिट वाले राइबोसोम के आरंभन कॉम्प्लेक्स से जुड़ने के लिए फॉर्माइल मेड टीआरएनए के निर्माण में राइबोसोम की 30 सब यूनिट के एमआरएनए से जोड़ने के लिए 30 एस एमआरएनए को फॉर्माइल मेड टीआरएनए से जोड़ने के लिए 30 एस एमआरएनए को फॉर्माइल मेड टीआरएनए से जोड़ने के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। डी करेक्ट हो जाएगा। जो 30 एस एमआरएनए को फॉर्माइल मेड टीआरएनए से जोड़ने के लिए प्रोकैरियोट्स में अनुवादन आरंभ के दौरान जीटीपी अणु की आवश्यकता होती है। किसे जोड़ने के लिए? तो 30 एस एमआरएनए को फॉर्माइल मेड टीआरएनए से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, अनुलेखन के दौरान जिस स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है कहलाता है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब डीएनए स्थल पर आरएनए जुड़ जाता है, तब वह उसका जो पॉलीमरेज है वह आकर जुड़ता है, क्या कहलाता है? ए एनहेंसर, बी प्रोमोटर, सी रेगुलेटर, डी रिसेप्टर। एनहेंसर, प्रोमोटर, रेगुलेटर, रिसेप्टर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो प्रोमोटर है यह कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के दौरान डीएनए स्थल पर जिस पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है, डीएनए पर आकर जुड़ता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर कहलाता है। प्रमोटर कहलाता है। नेक्स्ट है, लेक ओपेरॉन में लैक से अभिप्राय है। लेक ओपेरॉन में लैक से अभिप्राय है। 1 लाख संख्या, लैक्टोज, लैक्टेज, लाख कीट। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लैक्टोज से अभिप्राय है लैक। जो यहाँ लैक बोल रहा है वह लैक्टोज से अभिप्राय है। नेक्स्ट है, यदि जीनों का एक गुच्छ संलग्नता व्यवहार प्रदर्शित करे तो वे कहलाएंगे। यदि जीनों का एक गुच्छ संलग्नता व्यवहार प्रदर्शित करे तो वे कहलाएंगे। कोशिका विभाजन प्रेरित करेंगे, गुणसूत्र मानचित्र नहीं दिखाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पुनर्संयोजन प्रदर्शित करेंगे, स्वतंत्र अपव्यय का प्रदर्शन नहीं करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि वह स्वतंत्र अपव्यय का प्रदर्शन नहीं करेंगे। यदि जीनों का एक गुच्छा संलग्नता व्यवहार प्रदर्शित करता है तो वह स्वतंत्र अपव्यय का प्रदर्शन नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। अंडाणु निषेचित है या पार्थ जेनेटिकली विकसित है। दैहिक या कायिक गुणसूत्र व एक्स गुणसूत्र के अनुपात द्वारा। सी एक्स व वाई गुणसूत्रों द्वारा। डी गुणसूत्रों के जोड़े व दैहिक गुणसूत्रों के जोड़ों के अनुपात द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी, यहाँ जो भी बच्चे बी कर रहे हैं बहुत सही आंसर कर रहे हैं। दैहिक कायिक गुणसूत्रों व एक्स गुणसूत्र के अनुपात द्वारा। जो ड्रोसोफिला है उसमें लिंग निर्धारण दैहिक गुणसूत्रों व एक्स गुणसूत्रों के अनुपात के द्वारा होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई मटर का कौन सा विशेषक अप्रभावी गुण था? मेंडल द्वारा अध्ययन की गई मटर का कौन सा विशेषक अप्रभावी गुण था? बीज का गोलाकार होना, अक्षीय पुष्प स्थिति, बीज का हरा रंग, फली का हरा रंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बीज का हरा रंग जो है वह अप्रभावी गुण था। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पादप में 7 विशेषकों को नियंत्रित करने वाले जीन्स कितने विभिन्न गुणसूत्रों पर पाए गए? मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पादप में 7 विशेषकों को नियंत्रित करने वाले जीन्स कितने विभिन्न गुणसूत्रों पर पाए गए? 4, 7, 6, 5। 4, 7, 6, 5। राइट आंसर ऑप्शन ए। जो 4 जीन्स थे वह विभिन्न गुणसूत्रों पर पाए गए। 4 विभिन्न गुणसूत्रों पर पाए गए जो जीन्स थे वह 4 विभिन्न गुणसूत्रों पर पाए गए। अगला क्वेश्चन है, F1 पीढ़ी का पादप जिसका जीनोटाइप AABBCC है के स्वपरागण से प्राप्त F2 पीढ़ी का अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, 27:9:9:9:3:3:3:1। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1:2:1 के अनुपात में जो है यह F2 पीढ़ी का अनुपात होगा। नेक्स्ट है, हशियाकार कोशिका अरक्तता उत्प्रेरित होती है। हशियाकार कोशिका अरक्तता उत्प्रेरित होती है हीमोग्लोबिन की अल्फा श्रृंखला में अमीनो अम्ल में परिवर्तन से, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में अमीनो अम्ल में परिवर्तन से, हीमोग्लोबिन की अल्फा बीटा श्रृंखला में अमीनो अम्ल में परिवर्तन से, हीमोग्लोबिन की अल्फा या बीटा श्रृंखला में अमीनो अम्ल में परिवर्तन से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो हशियाकार कोशिका अरक्तता उत्प्रेरित होती है वह हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में अमीनो अम्ल में परिवर्तन से उत्प्रेरित होती है। अगला क्वेश्चन है, XXXX मादा में कितनी बार बॉडी पाई जाती है? XXXX मादा में कितनी बार बॉडी पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 बार जो है बॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट है, नकारात्मक ओपेरॉन में क्या होता है? जो नकारात्मक ओपेरॉन है उसमें क्या होता है? सहनिरोधक या सह रिप्रेशर, निरोधक रिप्रेशर से जुड़ा होता है, सहनिरोधक निरोधक से जुड़ा होता है, सहनिरोधक निरोधक में बंधा नहीं होता है, सहनिरोधक प्रेरणकर्ता से जुड़ा होता है, कैम्पलेक या लाक्षा ओपेरॉन पर नकारात्मक प्रभाव रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहनिरोधक जो है वह निरोधक से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, डीएनए टेम्पलेट पर किस दशा में एमआरएनए का संश्लेषण होता है? 5 से 3, 3 से 5, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। डीएनए टेम्पलेट पर किस दिशा में जो है एमआरएनए का संश्लेषण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 से 3 की दिशा में। 5 से 3 की दिशा में इसका जो है दिशा में संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी जीन व सिस्ट्रॉन समानार्थक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी जीन व सिस्ट्रॉन समानार्थक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि एक ही सिस्ट्रॉन पर कई जीन्स होते हैं,
एक ही जीन पर कई सिस्ट्रॉन होते हैं, एक ही जीन पर एक ही सिस्ट्रॉन होता है, एक जीन में कोई सिस्ट्रॉन नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। एक ही जीन पर कई सिस्ट्रॉन होते हैं। कभी कभी जीन व सिस्ट्रॉन समानार्थक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि एक ही जीन पर कई सिस्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरक जीनों का अनुपात होता है। पूरक जीनों का अनुपात होता है 9:3:4 का अनुपात, 12:3:1 का, 9:3:3:4, 9:7। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, जो डी है करेक्ट हो जाएगा। पूरक जीनों का अनुपात क्या होता है? 9:7 होता है। सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और वॉचिंग भी बढ़ाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी युगल के 4 लड़के होने की प्रायिकता है। किसी जो जोड़ा है उसके 4 लड़के होने की प्रायिकता 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो कोई जोड़ा है किसी युगल के 4 लड़के होने की प्रायिकता 1/16 होगी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी जीन संलग्न हैं। ए या ए बी व ए बी या ए बी के बीच संकरण कराने पर होने वाली संतानों का जीन रूप क्या होगा? जो ए और बी जीन संलग्न है, ए बी या ए बी व ए बी या ए बी के बीच जो संकरण है कराने वाली जीन संतानों का जीन रूप क्या होगा? ए ए बी बी व ए ए बी बी, ए ए बी बी व ए ए बी बी, फिर ए ए बी बी ए ए बी बी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी, बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। ए ए बी बी, ए ए बी बी, ठीक है फ्रेंड्स। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो सभी लोग सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए फ्रेंड्स। बिल्कुल भी क्लास देखना न भूलें। मैं आपसे हर टाइम कहती रहती हूँ कि बिल्कुल क्लास को मिस ना करें। अभी ही मौका है आपके पास पढ़ने के लिए, बाकी तो और भी दिन मिलेंगे जब आप एंजॉय कर सकेंगे। तो पहले आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, तभी आपकी लाइफ सेट होगी फ्रेंड। तो बने रहे समाधान स्टडी के साथ और देखते रहे हमारी क्लासेस। बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस आने वाली फ्रेंड, तो बने रहें चैनल के साथ, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।